हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? दोस्तों, आज मेरे साथ हैं बहुत ही एक्साइटमेंट मैन और बहुत ही ज़्यादा इनको नॉलेज है। नाम तो आपने सुना ही होगा, इरफान फास्ट मैकेनिक मेरे साथ हैं। तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। इरफान जी, कैसे हैं आप? हेलो, बहुत बढ़िया। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो इरफान जी, मैं आज आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं एक सेकेंड हैंड कार देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ नोएडा चलें और उस कार को आप चेक करके देखें। पर मुझे नहीं लगता कि आप जा पाओगे क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो आज मुझे वो चीज़ें आप बता दीजिए कि सेकंड हैंड कार लेने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास मेरी फॉर्च्यूनर है, ठीक है, तो मैं वहाँ जाऊँ तो मैं कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करूँ, कौन कौन सी चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए कि जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये गाड़ी का इंजन जेन्युइन है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी में कोई काम तो नहीं है, मोटा खर्चा तो नहीं है, जिससे कि मैं कल को आपके पास आके ये ना कहूँ कि इरफान भाई मैं फंस गया हूँ। तो डीजल गाड़ी में क्या क्या मुझे चेक करना चाहिए? क्योंकि पेट्रोल गाड़ी का तो मुझे पता है कि पेट्रोल गाड़ी में क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, पर डीजल इंजन अलग है, पेट्रोल गाड़ी का इंजन अलग होता है ना। तो डीजल गाड़ी में हर कोई नहीं बता सकता है। तो आज मुझे आप बताइए कि मुझे क्या क्या पॉइंट चेक कर लेने चाहिए जिससे ये क्लियर हो जाए कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या गाड़ी में मोटा कोई खर्चा है या पावर स्टीयरिंग या एक्सल या जो भी है। तो मुझे डीपली आप स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ बताइए जी। हेलो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं जैसे कि जो होता है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी जैसे है भाई के पास, और अभी भाई जा रहे हैं दूसरी गाड़ी लेने के लिए, तो वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन इसी गाड़ी पे मैं वो स्टेप आपको बताऊंगा कि कभी भी आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो खुद से ही डायग्नोस कर सकते हैं कि गाड़ी हमारी क्या कंडीशन है, गाड़ी में मोटा खर्चा तो नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या चीज़ आपको देखना होता है। वो सब हम इसी यही गाड़ी में इसी जगह पे भाई को बता देंगे कि वहाँ मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई खुद वहाँ पे देख के और पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो सब दोस्तों, एक सेकंड मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा। इरफान भाई बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इनको बहुत ही नॉलेज है मैकेनिकल के लाइन में, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आज तो चलो ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको कल को इस चीज़ की नीड पड़ गई, आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे हो या आपको लेना है, तो कल को आप अपना सिर पकड़ के ना रो कि मैं फंस गया या मैं फंस गई। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और इनका कांटेक्ट नंबर भी आप ले सकते हो। कोई चार्ज आपसे ये नहीं लेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको मैकेनिकल के बारे में है या सेकेंड हैंड कार के बारे में पूछना है, क्योंकि आज के टाइम में जो मैकेनिक है बहुत पहना देते हैं। तो इरफान भाई, आपका चैनल किस नाम से है? मेरा चैनल यूट्यूब पे फास्ट मैकेनिक के नाम से है। फास्ट मैकेनिक के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या अपनी कार की कोई सर्विस कराना चाहे या कोई मैकेनिकल के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहे, तो आप तक कैसे पहुंचेगा? हमारा यहाँ पे लखनऊ में फरीदी नगर मुंशी पुलिया में मेरा वर्कशॉप है, यहाँ पे आप डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 9067102481। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो डिस्प्ले पे भी शो हो जाएगा। वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके जहाँ पे हैं वहाँ पे आप मुझसे किसी भी चीज़ का सजेशन ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है आपकी इंजन से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, जो अपनी कमर्शियल व्हीकल होती है, पैसेंजर व्हीकल होती है, किसी भी गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि पूरी नॉलेज मैं आपको बता दूंगा फ़ोन पे ही। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस लाइन में काफ़ी टाइम हो गया। कुछ ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता हैं, जो जिस लाइन में होता है प्रोफेशनल उसको उतना नॉलेज होता है। पेट्रोल इंजन के बारे में मुझे नॉलेज है, बट डीजल इंजन के बारे में अभी थोड़ी सी कमियां हैं, जो कि इरफान भाई से मैं सलाह लेने के लिए आया हूं। और ये वीडियो शूट करने का मेन मोटिव यही है कि जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली है, इतना सारा आप लोग प्यार देते हैं, तो मैं चाहता हूं कभी भी आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, कोई आपको लूट ना सके, 10 की चीज़ 1000 में ना लगा सके। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल नॉलेज लेने के लिए इरफान भाई को आप फॉलो करें। तो इरफान भाई, सबसे पहले हमें कार में क्या चेक करना होता है? ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है? जी, सबसे पहले तो इसका ये कैसे पता चलेगा ये गाड़ी एक्सीडेंटल है, या कोई इसका डोर एक्सीडेंटल है, या डोर कोई चेंज हो रखा है, या इसका आगे का बम्पर, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? पहले तो हम बॉडी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी की चाबी हमारे पास नहीं आती, सबसे पहले हम गाड़ी देखते हैं। गाड़ी देखते हैं। गाड़ी देखने के लिए सबसे पहले जब गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी के हमें टायर देखना होता है। सबसे पहले हमें टायर चेक करने टायर के जो होते हैं नंबर, सीरियल नंबर भी चेक करना होता है, और टायर की मार्किंग ये चेक करनी होती है कि कौन सी कंपनी की है, कौन सी कंपनी का। इन केस आप किसी भी के पास जाते हैं या किसी कार बाजार में जाते हैं, कोई कहता है कि हाँ हमने टायर हमारा जो है न्यू ब्रांड है, जो गाड़ी में लगा था वही चला है, हमारी गाड़ी एक
एग्जांपल ले लेते हैं कि गाड़ी बोला जाता है कि 30,000 40,000 ही चलिए, जेन्युइन चलिए, तो टायर 30,000 40,000 में खत्म नहीं होते, हमारी टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि गाड़ी एक्चुअल में इतनी ही चली है? तो उस चीज को देखने के लिए पहले हम कंपनी के टायर को देखेंगे कि एक ही कंपनी के चारों टायर लगे हैं, ठीक है, सीरियल नंबर पूरा चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद टायर की कंडीशन को चेक करेंगे। है। अगर हमारी टायर से रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद हम बॉडी पे आएंगे। बॉडी तो चारों टायर एक ही कंपनी के हैं, सीरियल नंबर एक ही है, राइट। तो इसका मतलब गाड़ी के टायर जेन्युइन है, गाड़ी के टायर जेन्युइन जेन्युइन है। है। अब और यहाँ पे एक बात मैं करूंगा, टायर पे भी तो एयर भी लिखा होता है ना? जी जी, यहाँ पे एयर भी लिखा होता है। ये ट्यूबलेस टायर है, कौन से सन का टायर है, इसमें एयर लिखी होती है। यहाँ पे देखिए, उससे क्लियर हो जाता है कि कौन से सन का टायर है। बनी हुई टायर है, ये भी क्लियर होती है। ये देखिए यहाँ पे दिया है। हाँ, ये दे रखा है। ये टायर जो है कौन से सन का है? 2013 की, 2013 का टायर है। तो दोस्तों ये गाड़ी है 2011 की, 2013 में टायर चेंज को रिप्लेस किया गया है। ये तो टायर इससे चेंज भी, है। इससे भी आप मालूम कर सकते हैं कि एयर जो होती है गाड़ी की मॉडल और एयर, टायर का एयर देखिए और गाड़ी का मॉडल देखिए, इसमें ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि गाड़ी का जो ये टायर है ये बाद में रिप्लेस किया गया है 2 साल बाद। 2 साल बाद गाड़ी चेंज की, मतलब टायर चेंज किया गया है। अब इसकी बॉडी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कभी भी हम आते हैं गाड़ी देखते हैं तो हमें खोलना क्या होता है, ये अपना दरवाजा खोले। दरवाजा खोलने के बाद यहाँ से हम पहले बोनट खोलेंगे। हालांकि बॉडी पार्ट चेक करने के लिए हमें चारों डोर, डिग्गी और बोनट, ये सभी चीज बॉडी के लिए देखना होता है। एफ्रॉन जो आते हैं इसके वो देखने होते हैं, जो हमारे नीचे चेचिस होती है वो देखना होता है। एक सेकंड हैंड गाड़ी जब खरीदते हैं तो ये छोटी छोटी बारीकियां आपको देखनी होती है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है बाद में कि एक्सीडेंटल लेते हैं, बाद में कोई चीज फिटिंग करवाते हैं, न्यू कोई चीज दिक्कत होती है, तो उसके बाद ये दिक्कत आती है। इसको हम यहाँ पे खड़ा करते हैं, लगाइए। अब यहाँ पे देखेंगे कि बोनट, कभी भी बोनट के यहाँ पंचिंग होती है, ये जो कंपनी पंचिंग देती है ये बाहर साइड नहीं हो पाती है। ये फर्स्ट टाइम कंपनी जब देती है तो फर्स्ट टाइम में ही होती है। ये जो लाइनिंग आती है पंचिंग, ये फर्स्ट टाइम ही होती है। अगर बाहर कहीं बात डेंटिंग पेंटिंग हुई हो तो ये कंपनी पंचिंग ये नहीं आपको मिल पाएगी। और सेकंड टाइम अगर पूरा बोनट भी रिप्लेस किया गया तो भी ये चीज नहीं आती है, जो कंपनी फिटेड होती है, जो कंपनी फिटेड होती है। उसके बाद यहाँ पे आप तो एक बोनट का देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डोर की अभी बात कर लेते हैं। डोर की बात करने के बाद फिर हम एफ्रॉन तक के आएंगे। या बॉडी में कभी भी जब दरवाजा खोलेंगे तो सेम दरवाजे में भी वही रूल फॉलो होता है, सेम पंचिंग होती है, सेम पंचिंग यहाँ पे भी आती है। और अगर दरवाजा बना हुआ है तो पंचिंग नहीं होगी। जी, दरवाजा अगर कहीं डेंट पेंट होता है, कहीं इधर से डंट हो गया है, मार लग गई, तो ये पंचिंग हटाई जाती है। हटाने के बाद इसको डेंट की जाती है। तो यहाँ पे वो चीज, फिर वो फिनिशिंग जो होती है, कंपनी की फिनिशिंग फिर कोई भी डेंटर नहीं दे पाते हैं। तो उसमें वो चीज की दिक्कत आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगी कि हाँ दरवाजा इसका रिप्लेस किया गया है, अदरवाइज इसको डेंट किया गया है, ये पूरा चीज मिल जाएगा। उसके बाद हमारी ये बॉडी की बात करेंगे। बॉडी में होता है क्या है कि कभी ये चीज एक्सीडेंट होती है, मेजर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी यहाँ पलट जाती है तो ये पूरा दब जाता है। ये कभी भी होता है कि कोई हिट करता है सामने से, गाड़ी पलटी होती है, पूरा ये पिलर जाता है। तो इसको पकड़ने के लिए आप ये जो बिडिंग होती है, ये बिडिंग जब निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, बिडिंग निकालने के बाद ये पंचिंग जो होती है, जो पंचिंग मार्क से दिख रहे हैं, ये सारी पंचिंग आपको सिर्फ कंपनी से गाड़ियां जो बन के आती हैं या जेन्युइन जो होती हैं उसी में ही मालूम मिलेगा। बाहर से ये बनी होगी तो ये पंचिंग नहीं होगी, ये पंचिंग फिर प्लेन होगा, ये प्लेन होगा। यहाँ पे आपको ये फिनिशिंग भी नहीं मिल पाएगी और इससे मालूम कर सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल है कि नहीं है। ओके, क्लियर है। दरवाजे के लिए हो जाता है। यहाँ पे आप इसका यहाँ से फिर बैठा देते हैं, ये फिटिंग हो गई। अब यहाँ पे डिग्गी पे चलते हैं। सेम सेकंड में कंडीशन इसमें भी है, सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो होता है कि अगर डोर कोई बना हुआ है, डोर कोई बना है तो यहाँ से भी आप पूरा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डिग्गी पे आते हैं। अगर पीछे से मान लीजिए कि गाड़ी कोई पीछे से हिट किया, पीछे से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे पता करेंगे? अब गाड़ियां रोड पे चलती हैं, बहुत से होता है कि पीछे से एक्सीडेंट भी होता है। आगे आप एकदम ठीक है, आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, चला रहे हैं, आप खुद से एक्टिव हैं,
आगे से ना होके पीछे से किसी ने हिट किया, तो वो भी चीज हम डिग्गी से पता करेंगे। ये जो पंचिंग है इसकी, इसमें भी देख सकते हैं ये जो पंचिंग है साइडों में जो पंचिंग आ रही है, ये सेम पंचिंग जो बोनट पे होती है, दरवाजे पे होती है, डिग्गी पे भी यही पंचिंग होती है। ये पांचों डोर मतलब चेक करने के लिए, पांचों क्या, एक बोनट हो गया, एक डिग्गी हो गई, चारों डोर हो गए, तो इस पंचिंग को मैं चेक करना होता है। ये पंचिंग तो को ये यहाँ से कोई एक्सीडेंटल, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं अभी तक दिखा, अभी तक ये गाड़ी में कोई ऐसा चीज नहीं है। दिखा कि कहीं से ये एक्सीडेंटल हुई हो। बाकी ये चीज देख सकते हैं, वही सेम चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बोनट भी होती है तो यहाँ से ये यहाँ पे भी, अच्छा ये पंचिंग है, इसमें भी है, ये साइड से देख सकते हैं, सेम कंडीशन वही है। आप गाड़ी की चारों तरफ की जो बॉडी है वो आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी एक्सीडेंटल हुआ है, डिग्गी या चारों डोर या बोनट, तो ये चीज आपको प्रॉपरली जो कंपनी की होती है वो नहीं मिलेगी जी। तो ये चीज आप यहाँ से भी, अब आपकी ये जो बॉडी लाइन है, बॉडी लाइन यहाँ से पूरा चेक कर सकते हैं। बॉडी लाइन चेक करने के बाद जो नीचे होती है, नीचे जैसे जो चेचिस आती है, वो चीज को कभी भी नीचे लेट के और उसको पूरा प्रॉपर देखा जा सकता है कि रैंप पे लगा के, लिफ्ट पे लगा के, है ना, वॉशिंग सेंटर की जो लिफ्ट आती है, कोई रैंप हो, ऊंचा रैंप हो, मैकेनिकल वाला कोई भी रैंप हो, चेक कर वहाँ से नीचे से हम इसकी बॉडी भी देख सकते हैं कि बॉडी कहीं सड़ी हो, गली हो, ये सब अगर जंग वगैरह लग गया है तो नीचे से कोई पिलर उलर तो निकल रहा है। राइट। तो हमने इसके मतलब डिग्गी और बोनेट वगैरह देख लिए, ये डोर भी चेक कर लेते हैं एक बार हल्का सा, डोर भी देख लीजिए। देखिए ये भी एकदम वैसे ही है, पंचिंग है, कंपनी ही फिटेड है। तो दोस्तों इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस बंद कर लेते हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा शॉर्टकट में ले लें। और इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी पूरा कंप्लीट है, ये भी कंपनी फिटेड है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है। इसमें होता क्या है, अब ये चारों चीजें चेक हो गई, ये आपकी डोर वगैरह, पूरी बॉडी चेचिस वगैरह सब चेक हो गई। अब सेकंड हम जो देखेंगे, इसमें एफ्रॉन जो आता है जी, कि ये एफ्रॉन होता है इसका, यहाँ पे दिखाइए भाई, ये एफ्रॉन जो होता है। अच्छा, हाँ, ये बॉडी इसकी जो होती है, ये कट, और ये यहाँ पे मार्किंग देखिए, कंपनी की मार्किंग है ये वाली चीज। ओके, ये कंपनी की मार्किंग है ये। अच्छा, हाँ, ये इस साइड भी होती है, आपकी लेफ्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी होती है, दोनों चीज में ये चीज होती है। अब ये चीज होता है कि एक्सीडेंट जब होती है गाड़ी, तो आगे से जब हिट करती है और इसको रिपेयर किया जाता है, तो वो फिनिशिंग कंपनी नहीं दे पाती है, बाहर अदरवाइज नहीं दे पाते, कंपनी में ही होती है। वो जो एक लेमिनेशन उस पर चढ़ाया जाता है, जो वेल्ड किया जाता है, वो प्रॉपर नहीं आता है। तो वहां से आप पता कर सकते हैं। इनकेस वो रिपेयर होता है तो इसमें दिक्कत क्या होती है, कई जगह पे ये होता है कि जब हम फिटिंग करते हैं, इसके स्पेयर खोलते हैं और फिटिंग करते हैं, तो एक्सीडेंटल गाड़ियों में दिक्कत बहुत आती है कि फिटिंग प्रॉपर नहीं आ पाती, कई बार ऐसा होता है। तो वो चीज़ देखने के लिए फिर बाद में गाड़ी लेने के बाद कस्टमर रोता रहता है कि हमारी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, हम कहीं काम करा रहे हैं, वो प्रॉपर दिक्कत कर रही है, फिटिंग नहीं हो रही है, जैसे तैसे करके मैकेनिक तो दे दिया आपको फिट करके, फिर आप ऑन रोड चला रहे हैं तो कोई आवाज़ उसमें आ रही है, वो उस हिसाब से जो अपना। तो ये तो बॉडी की बात हो गई है ना, अब फ्रंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंजन की, कि इंजन का हम कैसे पता करेंगे कि ये डीजल इंजन है। अभी फॉर्च्यूनर वगैरह, जो स्कॉर्पियो, इनोवा वगैरह, जो इंडेवर वगैरह है, तो 4-4, 5-5 लाख किलोमीटर चल जाती। कंपनी क्लेम करती कि हमारी गाड़ी अगर टाइम टू टाइम आप सर्विस कराते हो तो हमारी गाड़ी 4-5 लाख किलोमीटर नॉर्मल है। तो इसकी जो सर्विस है वो कितने किलोमीटर पे होनी चाहिए? इसकी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर पे होनी चाहिए। सपोज मैंने मान लो 2,000 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई और मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया, मैं आया 6 महीने बाद, तो क्या वो मेरी गाड़ी 8,000 किलोमीटर में और चला सकता हूँ, या 2,000 के बाद ही मुझे सर्विस करानी पड़ेगी? 2,000 के बाद ही आपको सर्विस करानी तो पड़ेगी। अभी तो आपने बोला 10,000 किलोमीटर चला सकते हैं। होता क्या है कि जब उसमें ऑयल जो डाला जाता है जी, हर एक चीज की डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी खराब हो जाती है पड़े पड़े भी। जब एक बार गाड़ी चालू हो जाती है, ऑयल डाल देते हैं, उसको में सर्कुलेट हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप 10,000 किलोमीटर चलाइए या फिर 6 मंथ के अंदर आपको नहीं, 1 साल कम से कम 1 साल के अंदर फिर आप उस चीज को सर्विस उसकी इंजन ऑयल की ग्रेविटी जो चली जाती है, ग्रेविटी खत्म हो जाती है, चिकनाई नहीं रहती है, तो उसमें आपके इंजन के जो वायरिंग वगैरह होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं, तो उससे फिर आपके इंजन पे इफेक्ट पड़ता है। और इसका कूलेंट कब चेंज करना चाहिए? कूलेंट इसका 30,000 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद। एक होता है कि सर्विस, यहाँ पे हम बात करेंगे, आपने जो सवाल किया है कि कूलेंट कब चेंज कराना चाहिए। नहीं, मोस्टली क्या होता है इरफान जी की ज्यादातर लोग नॉर्मल सर्विस कराते हैं तो उसमें इंजन ऑयल, अभी डीजल गाड़ी है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर, बस एसी फिल्टर भी हर बार चेंज नहीं करते। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर यही मोस्टली लोग कराते हैं। ना तो वो आपका ब्रेक ऑयल चेंज कराते हैं, ना आपका वो कूलेंट चेक कराते हैं, चेंज कराते हैं, ना ही आपका वो एसी फिल्टर चेंज कराते हैं। यहाँ पे यही चीज कवर करना होता है
कि कभी भी गाड़ी को सर्विस कराएं आप तो उसमें प्रॉपर सर्विस भी होती है। जैसे अपने हमारा बॉडी है उसको हर चीज की जरूरत होती है, गाड़ी को भी वैसे हर चीज की जरूरत पड़ती है एक समय पे। तो होता क्या है, तो 30,000 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी को मेजर सर्विस कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी नॉर्मल होता है। आपके कहने का मतलब है कि जैसे कि नई गाड़ी हमने ली है तो नई गाड़ी हमने चला ली 40,000 किलोमीटर, नॉर्मल हर गाड़ी 10,000, डीजल गाड़ी 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। तो 10,000 के बाद मेरी गाड़ी अब चल चुकी 10,000 पे, नॉर्मल मैं क्या करता हूँ, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर, कंपनी ले जाता हूँ तो कंपनी वाले इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर ये बदल देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपके कहने का मतलब मेजर सर्विस में क्या क्या आता है? मेजर सर्विस में ये होता है कि जब आप मेजर सर्विस के लिए जाते हैं 40 किलोमीटर गाड़ी चल, हम लोग यहाँ पे डीजल इंजन की बात करें, जी 40,000 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है उसके बाद होता क्या है कि हमारा इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, और कूलेंट जो होता है, कूलेंट तो रिप्लेस करना ही है, हमको पूरा फ्लश करके रिप्लेस करना है, रेडिएटर खोलना है, रेडिएटर क्लीन करवाना है। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि रेडिएटर बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो नहीं करते, वो करना है। और हमारे जो ब्रेक ऑयल होते हैं, ब्रेक ऑयल को पूरा फ्लैशिंग करके नया ब्रेक ऑयल डालना होता है जी। तो ये चीज हो गया। हमारा गियर ऑयल हो गया, जिस गाड़ी में इनोवा वगैरह में जो डिफरेंशियल ऑयल आता है पीछे का, वो भी रिप्लेस करना होता है 40,000 किलोमीटर पे। क्योंकि बहुत से लोग वो लाख किलोमीटर चलाने के बाद, जो मैं अपने एक्सपीरियंस में देखता हूँ कि 1,00,000 किलोमीटर चला चुके हैं, वो एकदम कचड़ा हो जाता है, उस चीज़ को रिप्लेस नहीं करा रहते क्योंकि मालूम नहीं होता उस चीज़ के बारे में कि कब इसको रिप्लेस करना चाहिए। तो 1,00,000 किलोमीटर चल गई, वो दिक्कत करने लगती है, फिर सारी बैरिंगें सब जाम करने लगती है। आपके कहने का मतलब है नॉर्मल सर्विस के बाद एक मेजर सर्विस जो है वो 40,000 किलोमीटर पे करवा लेना चाहिए, जिसमें प्रॉपरली आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, कूलेंट और आपका ब्रेक ऑयल और गियर ऑयल और डीजल फिल्टर है ना। ये सारा कराने के बाद कि कल को गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए। जैसे ये कभी कभी मान लो, जैसे अभी एक मेरे फ्रेंड की मेरे पास स्कॉर्पियो आई थी, तो वो मैं चला रहा था तो वो बहुत ज्यादा एक्सीलेटर देने पे धुआं दे रही थी और पिकअप नहीं ले रही थी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? तो उसमें ये हो सकता है कि उनके इंजेक्टर भी चेक करना होगा, इंटरकूलर भी चेक करना होगा कि पाइपें कहीं लीकेज वगैरह हो जाती, धुआं भी कई प्रकार के धुआं भी मारती है गाड़ियां, और पिकअप लेने के कई कारण होते हैं। अपना ईयर मार्क सेंसर भी होता है। आपके कहने का मतलब ये है कि 40,000 किलोमीटर पे एक मेजर सर्विस इंपॉर्टेंट है गाड़ी। तो दोस्तों, अगर आप डीजल गाड़ी आपके पास है, कोई भी डीजल गाड़ी है, तो 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, कूलेंट और ब्रेक ऑयल और गियर ऑयल, ये आप चीज नोट कर लीजिए। अगर आपको अपनी गाड़ी को लॉन्ग टाइम तक चलाना है और कहीं पे भी बोनट खोल के नहीं खड़े होना है, क्योंकि मेरे साथ जो खड़े हुए हैं इनको बहुत ही नॉलेज है, मैकेनिकल का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है और हर छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज है, गाड़ी कोई भी हो। तो आज इंजन की हम बात करते हैं। अब इरफान जी ये बताइए, इस इंजन को हम कैसे चेक करेंगे कि इस इंजन में कोई मोटा खर्चा तो नहीं है, इंजन खुलने वाला तो नहीं है, इंजन की जो आपका इंजेक्टर है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये कैसे, कोई इंजन में साउंड तो नहीं है जी। तो ये होता है कि कभी भी हम गाड़ी जब लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और चाबी लगाते हैं, ठीक है। चाबी लगाने के लिए जैसे चाबी यहाँ पे लगाए, उसके बाद हमें फर्स्ट ऑफ चेक करना होता है। सबसे पहले जो ओपन होता है, हमारे पास क्लस्टर मीटर ओपन होता है। क्लस्टर मीटर हमारे पास ओपन होने के बाद हमको ये देखना कि कोई लाइट ब्लिंक वगैरह नहीं कर रही है, कौन सी लाइट आ रही, कौन सी नहीं आ रही। उसके बाद यहाँ गाड़ी न्यूट्रल देख के हम गाड़ी को सेल्फ मारते हैं। गाड़ी सेल्फ मारने के बाद हमारे पास कोई लाइट नहीं रहना चाहिए। अभी जैसे ये हैंड ब्रेक की भी गायब हो गई, ये सीट बेल्ट लगाने से गायब होगी, और उसके बाद ये अपने दरवाजे की गायब हो गई। यहाँ सीट बेल्ट लगाने से हमारी लाइटें ये भी गायब हो जाएगी। ये देखिए, ये डोर लाइट आ रही है क्योंकि डोर ओपन है, डोर लाइट आ रही है, डोर ओपन है, चली गई। अब क्लस्टर मीटर पे कोई लाइट नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा किसी का कोई जी। तो ये चीज हमें देखना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे गाड़ी में चेक इंजन लाइट जो पीली कलर की होती है, येलो कलर की, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लाइट देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो जहाज जैसे जो देख रहे हैं, अच्छा, ये जहाज जैसे जो देख रहे हैं, ये लाइट देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। गाड़ी को यहाँ पे हम इसको हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम आएंगे इसके इंजन के पास। अब गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो इंजन के साउंड को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इंजन की साउंड कैसी है। इंजन कोई नॉकिंग नहीं कर रही है, गाड़ी बंद कर दे रहे हैं। अभी जब इंजन हमने स्टार्ट किया है तो इंजन में ऐसा कोई साउंड नहीं था, गाड़ी में कोई साउंड नहीं थी, कोई साउंड नहीं था। आप जब कभी भी ले रहे हैं या दूसरी गाड़ी जब जाएंगे लेने, तो उसको चेक करने के लिए कभी भी जब चालू करते हैं तो उसमें इंजेक्टर जो होता है वो नॉकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्टर जो होता है एक मोटा खर्चा देता है, बहुत ही
कॉस्टली पड़ जाता इंजेक्टर है। होते हैं? इसमें 4 इंजेक्टर होते हैं गाड़ी के हिसाब से, जैसे गाड़ी जो लग्जरी इसका है, इंजन कितने सीसी का है? ये 3000 सीसी का इसका इंजन है। 3000 सीसी का है। जी। ओके। तो इसमें जो होता है कि इंजेक्टर हमें चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और उसके बाद जो हमारे ऑयल गेज होते हैं, यहाँ पे लाइए, ठीक है। ये निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये निकालने के बाद यहाँ पे ऑयल लेवल आप चेक कर सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट बने हुए हैं। इसमें देख सकते हैं ये 2 पॉइंट है। हाँ, इसमें 2 पॉइंट है। ये इससे ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ये वाला मिनिमम, ये मैक्सिमम है। ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्या इरफान जी, इंजन ऑयल चेक करने का मतलब तरीका क्या होता है? क्या चलती गाड़ी में इंजन ऑयल चेक हो जाएगा या गाड़ी चला के? कभी भी गाड़ी आप चलाइए, चलाने के बाद 5 मिनट के लिए खड़ा कीजिए। खड़ा होने के बाद ही गेज निकालिए। बिकॉज होता क्या है कि जो हमारा ऑयल पंप होता है वो इंजन को ऊपर सर्कुलेट करके पहुंचा देता है। गाड़ी जब खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद पूरे इंजन वहाँ पे नीचे ऑयल सब में जाके इकट्ठा। तो गाड़ी बराबर रोड पे होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी? बराबर रोड, प्लेन रोड पे होनी चाहिए ना, दोनों टायर बराबर होने चाहिए, ताकि इंजन की जो मात्रा है वो बराबर लेवल में आ जाए। लेवल में आ जाए, तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होगी। कंफ्यूजन नहीं हाँ, यहाँ से आप प्रॉपर ये चेक कर सकते हैं। और इंजन ऑयल कैसे हम पता करेंगे कि इंजन ऑयल हमारा सही है या? जब यहाँ पे आप गेज निकालते हैं, जो हमारे हाथ पे जो ऑयल आती है, इसको जब हम यहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए ऐसा मसलते हैं पूरा, तो इसमें ये होता है कि इसकी ग्रेविटी मालूम पड़ जाती है, कितनी चिकनाई, कि कितनी चिकनाई है। कई बार होता है रेशो में फंसने लगता है, ऐसा चाशनी टाइप हो जाता है, तो वो इंजन ऑयल खराब हो गया है। जी। हालांकि डीजल गाड़ी में तो इंजन ऑयल डालने के बाद ब्लैक हो ही जाता है, स्टार्ट होने के बाद, है ना? इंजन स्टार्ट होता है तुरंत। पेट्रोल गाड़ी में तो एकदम लाल रहता है। जी जी, ठीक है। तो चलो, ये तो इंजन ऑयल का हो गया। इंजन ऑयल हो गया। अब ये जो गेज निकालते हैं यहाँ से, जब गाड़ी चालू करेंगे तो यहाँ से कोई इंजन जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे छींटे नहीं आनी चाहिए। नहीं, स्मोक नहीं आनी चाहिए, धुआं नहीं आना चाहिए। यहाँ से अगर डीजल गाड़ी अगर यहाँ से धुआं आ रहा है तो इसका मतलब इंजन में मोटा खर्चा है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको खोलने के बाद मैंने एक्सीलेटर देते तो यहाँ से छींटे आने लगती इंजन ऑयल की। नहीं, वो तो छींटे नहीं, ये होता है कि हम जब ऑयल के वो कैपेसिटी चेक करते हैं, तो यहाँ से हम जब खोलते हैं अपना, जहाँ से ऑयल डालते हैं, यहाँ से छींटे मारती है। अच्छा, इसको हम यहाँ से जब खोलते हैं, जी, वो आना जरूरी है, वो वहाँ से आना जरूरी भी है। अच्छा, वहाँ से इंजन ऑयल आना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो बैक कंप्रेसर मारती है गाड़ी को, जब यहाँ से धुआं मारती है तो उसको बैक कंप्रेसर बोलते हैं। अच्छा, जब अगर गेज से धुआं आ रहा है तो इसका मतलब वो बैक कंप्रेसर है। लेकिन ये चीज हर गाड़ी में फॉलो नहीं होता है, बिकॉज जो अपनी वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ हैं, उस कंपनी की गाड़ियों में हल्का आता रहता है, नॉर्मली आता है, बहुत ज्यादा ही नहीं आता है। तो ये चीज ज्यादा चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इंजन स्टार्ट करने के बाद जो हमारा पीछे सिलेंसर होता है, कभी भी वहाँ से हमें चेक करना होता है कि एक्सीलरेट करने पर ज्यादा धुआं तो नहीं मार रही है। तो ये भी चेक कर लेते हैं ना, एक ही बैग हाँ घप से नहीं मार दे रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जाके कहीं पे फंसू ना। जी जी। तो कार को स्टार्ट कर लेते हैं। कार को पहले स्टार्ट कर लीजिए, आ जाइए, थोड़ा दबाइए, एक्सीलरेट कीजिए, फोकस करो। ये देख लीजिए, यहाँ पे अभी कोई स्मोक नहीं है। देखिए, फुल रेस करने पे कोई स्मोक नहीं है, ये कोई स्मोक नहीं आ रही है, धुआं नहीं है, कोई भी धुआं नहीं, सभी धुआं नहीं। लेकिन मैंने अक्सर देखा डीजल गाड़ी में कभी कभी अचानक लोग एक्सीलेटर लेते तो कच्चा धुआं फेंकने लगती, काला धुआं। वो कई कारण होते हैं उसमें, जैसे अपना वैक्यूम कोई भी चीज लीकेज हो गया, ईजीआर नहीं काम कर रहा है, टर्बो नहीं काम कर रहा है, कोई चीज ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कोई चीज खराब होती है। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आती, कोई सेंसर नहीं काम कर रहा है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इरफान जी, इंजन के बारे में हमने बात कर ली और क्या बोलते हैं, गाड़ी के बारे में बात कर ली है। अब अगर इरफान जी, चलो इंजन तो चेक हो गया, मतलब इंजन बेस्ट है, ये तो मैंने देख लिया। आपने बताया धुआं चेक करके देख लो, गेज निकाल के देख लो, है ना, ये सारी चीजें बॉडी। अगर मान लो, क्योंकि कॉस्टली गाड़ी है ये सब, तो अगर मान लो स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी की स्टीयरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है या इसके एक्सल में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सल भी इसके कॉस्टली आते हैं, स्टीयरिंग सबसे मेन मोटिव होता है स्टीयरिंग। तो हम स्टीयरिंग को कैसे जानेंगे कि हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो प्रॉपर काम कर रहा है, इसका मोटर काम कर रहा है, ठीक है, या फिर इसके एक्सल, कोई ऐसा तो नहीं कि एक्सल आवाज कर रहा है? एक्सल में होता क्या है कि जब आप एक्सल की आवाज अगर आपको पकड़ना है, क्योंकि ये सब छोट और ये बहुत बारीकी में चली जाती है, ये सब जानने के लिए फिर आपको कहीं ना कहीं मैकेनिक की जरूरत पड़ जाती है। आधा मैकेनिक तो हूँ ना मैं? नहीं, 70% तो मैकेनिक हूँ। नहीं, वो इसीलिए तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, क्योंकि जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि अगर हमें स्टीयरिंग को चेक करना है तो कार का इंजन ऑन करके और स्टीयरिंग को आप पूरा घुमा दो, पूरा आप जैसे एक्सल, आप पहले एक्सल पे आइए कि जैसे एक्सल हमें चेक करना है, तो गाड़ी को हम जब राउंड मारते 0 टन,
तो 0 टर्न जब मारते हैं तो उसमें कड़कड़ कड़कड़ की आवाज कड़कड़ की आवाज आती है। अगर हमने स्टीयरिंग को राइट टर्न किया और राइट साइड से कड़कड़ की आवाज आ रही तो मतलब इसका एक्सल गड़बड़ है, एक्सल में मोटा खर्चा है जी। और अगर हम लेफ्ट साइड को घुमा के और एक्सेलेटर लेके राइट राउंड करते हैं तो लेफ्ट का अगर आवाज आती तो लेफ्ट का एक्सल, एक बड़ा एक छोटा 2 एक्सल होते हैं। 2 एक्सल होता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है जब हम राइट मारेंगे तो लेफ्ट की आवाज आएगी, जब लेफ्ट मारेंगे तो राइट की आवाज आएगी। ओके। बिकॉज होता इसमें ये है कि जब हम राइट मारते हैं तो राइट का हमारा टायर रुक जाता है। कभी भी आप देखेंगे राइट जब मारे राइट का टायर रुकता अब है। देखिए यहाँ पे आपसे ये चीज डिस्कस करने से एक चीज निकल के आई, मुझे ये लगता था कि राइट घुमाएंगे तो राइट वाला एक्सल आवाज करेगा, लेफ्ट घुमाएंगे तो लेफ्ट वाला नहीं। बट आपने बताया कि राइट घुमाएंगे तो लेफ्ट का एक्सल चेक होगा और जब लेफ्ट घुमाएंगे तो राइट का एक्सल चेक होगा। ये आपकी एक्सल की हो गई। एक्सल की हो गई। और उसके बाद हमारा जो स्टीयरिंग रैक होता है, हाँ। स्टीयरिंग रैक पे ही हमारा 2 चीज इसमें कवर होता है कि एक स्टीयरिंग रैक आता है हमारा और हमारा बैलेंस रॉड बुश और लिंकेज भी इसी पे ही टाइट होता है। जो अपना एक्सल पूरा नीचे का चैम्बर होता है उस पे ही टाइट होता है। तो गाड़ी जब हम रनिंग कर रहे हैं और रनिंग करने के बाद गाड़ी को ऐसा जब मूवमेंट करेंगे इसके स्टीयरिंग को, हाँ। तो हमारे उस कंडीशन में जो आवाज आएगी वो लिंकेज की, बैलेंस रॉड बुश की होती है। ठीक है। और उसके बाद जो अपना स्टीयरिंग रैक है, खड़ी गाड़ी में भी, चालू गाड़ी पे जब ये फ्री हो जाती है, जब आप इसको मूवमेंट करते हैं ऊपर नीचे, उसमें जो आवाज होती है वो स्टीयरिंग रैक की होती अच्छा, है। खर 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 की आवाज हाँ। कभी कभी आती है मोटर की, जी। स्टीयरिंग घुमा रहे हो तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा साउंड करती है, जी, वो स्टीयरिंग का खर्चा है। वो स्टीयरिंग का मोटर का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी में यहाँ पे भी लगता है, किसी में आगे भी लगता है। जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ लगता है, जो अपना हाइड्रोलिक है उसमें आगे भी लगता है, तो वो चीज उसमें कवर हो जाता है। ये प्रॉब्लम आती है। अगर गाड़ी के सस्पेंशन में प्रॉब्लम है जी, तो कैसे चेक करेंगे? सस्पेंशन का चेक करने के लिए आप कोई गाड़ी अगर कहीं पे मूवमेंट कर रहे हैं, रास्ता खराब रास्ता हो, रफ रोड है, रफ रोड पे खड्डे खुड्डे वाला, हाँ, उसमें हम कुदाएंगे, आप उसमें ले जा रहे हैं, गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही है, हल्का गुड़गुड़ा आ रही बैरिंग है, की या सॉकर वॉकर की आवाज आ रही है, शॉकर वगैरह की, तो इसमें ये होता है कि आपके बैलेंस जितने होते हैं, बुशें जितनी होती, वो चीज की आवाज रफ रोड पे ही, खड़खड़ाहट खराब रोड पे पता चल जाता ये है। चीज पता चलती है। अब आप एक चीज देखेंगे कि नॉर्मली रोड पे भी आवाज आती है, जो प्लेन रोड होता है उस पे जो आवाज आती है हूं करके एक साउंड पैदा होती है, वो चीज होती है बैरिंग की। कभी गियर की बैरिंग जब चली जाती है, नॉर्मली आप देखेंगे बहुत से मैकेनिक हैं, जैसे कभी दिक्कत ये होती है हूं करके जो ये एक आवाज आती है, आप हाईवे पे चल रहे हैं, प्लेन रोड है, वहां तो आपको कोई रफ रोड नहीं मिलने वाला, उसके बाद भी आवाज आती है, तो ये होता है कि टायर की ये बदल दें तो सही हो जाता है। वो रोड की प्रॉब्लम होती है, वो रोड की भी प्रॉब्लम मेरे साथ एक बार हुआ है जी। मेरे साथ एक बार हुआ, मैं जब फैजाबाद रोड से जब जाएंगे, आप सफेदाबाद निकलेंगे, सफेदाबाद से और जो चौपुला के बीच में एक रोड है, तो वहां पे जब चला तो ऐसा लगता है जैसे टायर पंचर हो गया, हाँ। ऐसे टट 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 की आवाज आती है। जी। ठीक है, वो वहां पे सीमेंटेड रोड है, 2-3 बार मैं उतर के वहां पे मैंने देखा, मैंने कहा क्या मेरे गाड़ी का टायर, तो वहां पे अक्सर मैंने नोटिस किया वहां आवाज ही आती है। हाँ। तो टायर ओके, बस वो रोड की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कई जगह होती है, तो वहाँ हाँ। पे वो आवाज तो दोस्तों इससे आप घबराएं ना, अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ, कई बार मैं रोक रोक के गाड़ी चेक करता हूँ कि टायर खराब हो गया, कोई नट लूज है, तो ये अक्सर रोड की प्रॉब्लम होती, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इरफान भाई ये सारी बातें तो हो गई, अब हम बात करते हैं कि देखिए ये कॉस्टली गाड़ी है, तो हमें ये अब इसमें देखना है कि मेरी गाड़ी का एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एसी प्रॉपर कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग इंजन के बारे में बात कर चुके हैं, एक्सल के बारे में बात कर चुके हैं, स्टीयरिंग के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं, बॉडी हो गई, अब बात करते हैं एसी के बारे में। एसी के बारे में और गाड़ी को थोड़ा सा चला के देखें कि गाड़ी में ऐसी कोई आवाज तो नहीं आ रही, गियर लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्लच प्लेट इसकी जाने वाली तो नहीं है। तो मैं चाहता हूं मैं इसको ड्राइव करूं और आप आगे बैठे और आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताते रहें क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका बोनेट हम बंद कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। गाड़ी की जो अपना क्लच प्लेट होता है, क्लच प्लेट जब चेक करना होता है, तो कभी भी गाड़ी को जब आप क्लच दबाते हैं और क्लच दबाने के बाद उसको उठाते हैं, तो 90 या क्लच जो अपना होना चाहिए 80 तक के वो प्रेस होना चाहिए, 80% तक के प्रेस होना चाहिए। प्रेस होने के बाद 80 या 85 90 तक के मोस्टली उठ जानी चाहिए गाड़ी, अदरवाइज उससे और ऊपर आती है, आप 50 डिग्री तक के क्लच छोड़ देते, फिर सॉरी 50% तक के क्लच छोड़ देते, उसके बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसका ये होता है कि आपको क्लच की बहुत ही जल्दी काम कराने की जरूरत पड़ती है। नहीं, अब जैसे मेरी गाड़ी है तो इसमें मैं क्लच क्या करता हूँ कि जब मैं लगभग अप्रॉक्स 40 से 50% क्लच छोड़ते कार मेरी गियर में एक्टिव हो जाती है। जी
हाँ, तो और बहुत सारी गाड़ियां हैं जब मैं 90% क्लच छोड़ता जी। हूँ तो वो कार एक्टिव होती है। तो हर गाड़ी में कोई भी गाड़ी हो, जब आप 90% छोड़ देंगे, सॉरी 10% ही छोड़ेंगे, क्लच तो 100% आप प्रेस दबा किए, लिया, ठीक है। उसके बाद 10% छोड़ने के बाद गाड़ी को मूवमेंट करनी ही चाहिए। हाँ, तो मेरी गाड़ी तो 10 to 20% में मूव कर Move जाती करनी है, चाहिए। इसका ये- मतलब क्लच बेस्ट है। हाँ, क्लच की हेल्थ चेक करने के लिए आपको ये स्टेप करना जरूरी है कि कभी भी आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्लच, वो तो इंटरनल भाग है, अंदर का भाग है, वो तो कभी हमको कभी बाहर ऐसा होता है ना, क्लच प्लेटों में क्लच रिलीज बैरिंग भी होती है और प्रेशर प्लेटें भी होती तो हैं। क्लच, हाँ ये होता है कि क्लच प्लेट में क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज बैरिंग, फ्लाईव्हील बैरिंग, ये सब होता है। तो उसमें ये होता है कि कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रिलीज बैरिंग रही है, तो उस चीज़ को चेक करना होता है, तो वहाँ पे आवाज़ साउंड होने लगती है। हालांकि उठना, क्लच का उठना और गाड़ी का बढ़ना, ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट से ही रिलेटेड होता है। तो ये चीज़ तो दोस्तों क्लियर होगी। जब भी आप कभी कोई कार ले रहे हैं या आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप फर्स्ट गियर में जब भी कार को उठाते हैं पूरा 100% क्लच दबा के गियर डालते हैं, उसके बाद आप क्लच को जब रिलीज करते हैं अपने टो से, तो 90% लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आपकी गाड़ी तो विदाउट एक्सीलेटर उठ जाती, मेरी क्यों नहीं उठती। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इरफान जी ने बताई कि आप क्लच को जब रिलीज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्लच को 10 से 20% जब रिलीज करते हो, 30% मैक्सिमम 40%, तो कार आपकी मूव करना स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर वो मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में मोटा खर्चा होने वाला, क्लच प्लेट में काम आने वाला, ऐसा है ना? राइट। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग बैठ के चेक करते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीजें इसमें और चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमें और जान लेना चाहिए गाड़ी में। तो सबसे पहले मैं इरफान भाई इसका एसी चेक करना चाहता हूँ, Right. ठीक है ना? तो अभी सबसे पहले हमने हाँ, एक चीज और क्लियर करूंगा। कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारी नई गाड़ियां होती और उनका इंजन डेड हो जाता है, तो कार को स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है? जैसे सपोज मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंजन ऑन ऑफ कर दिया और एसी भी ऑन है, हेडलाइट भी ऑन है और इंजन ऑन कर देते, तो इसको सही तरीका क्या है इंजन ऑन करने का? क्या हमें एसी ऑन पे सेल्फ मारना चाहिए या हेडलाइट ऑन पे सेल्फ मारना चाहिए? ये गाड़ी को कभी भी आप स्टार्ट करें तो गाड़ी उस समय ठंडी भी होती है और उसके बाद स्टार्टिंग के समय गाड़ी को लोड ज्यादा पड़ती है, तो लोड के समय आपको कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं देना। आपके कहने का मतलब है एसी ऑफ होना चाहिए और हेडलाइट ऑफ होना चाहिए। एसी ऑफ होना चाहिए, आपकी हेडलाइट भी, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया, कोई भी आप एसी हो गया, ये सब पूरा आपका क्लोज होना चाहिए, उसके बाद आप सेल्फ मारेंगे। सो इरफान भाई ये बताइए कि एसी के बारे में अगर हमें पता करना है कि एसी, क्योंकि अक्सर ये सब जो गाड़ियां कॉस्टली गाड़ी होती है तो उसमें एसी में 1-1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। जी, आ जाता भाई है। नॉर्मल अगर इसका एसी का कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, एसी का कंप्रेसर का क्लच काम नहीं कर रहा, तो मोटा खर्चा इन सब गाड़ियों में 1-1 लाख रुपए का आ जाता है। तो एसी हमें कैसे चेक करना चाहिए कि कूलिंग कर रही नहीं कर रही है? सबसे पहले आप एसी जब चेक करना हो तो आप यहाँ पे एसी ऑपरेट करेंगे। हाँ, ऑटो से स्टार्ट कर दिए। ऑटो से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसके यहाँ पे इसका जो फ्लो है दोनों चारों फ्लो पे पहले हाथ रख के यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर कम आ रही है यहाँ से, जैसे फैन होता है कम, हाँ। उसके बाद यहाँ से ज्यादा होता है, ये फुल करके उसके बाद हम देख सकते हैं इनके फ्लो कहाँ तक आ रही है। फ्लो तो बहुत तगड़ा रहा है, ठंड लगने लगी। बहुत सी गाड़ियों में ये होता है कि कूलिंग नहीं आती, कूलिंग बहुत कम करती है, आप यहाँ हाथ लगाते हैं तब कूलिंग आती है। हाँ। तो उस कंडीशन में हमको खर्चा इसलिए पड़ जाता है कि इसको जो कूलिंग कॉइल होती है वो पूरा एकदम चौक रहती है, चौक होती है। हाँ, वो चौक होती है। अपना जो ब्लोअर होता है उस पे पूरा डस्ट आ जाता है, तो ये सब फ्लो रुक जाती है, फ्लो नहीं आती। तो एसी की सर्विस कब करानी चाहिए हमें? एसी की सर्विस मान के चलिए आप 60,000-70,000 किलोमीटर चलाते हैं या फ्लो कम आ जाती है। एसी की सर्विस कराने के कई कारण हो सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस एरिया में चल रही है, किस जगह पे चल रही है। जहाँ बहुत ही ज्यादा डस्ट होता है, धूल होता है, उस कंडीशन में गाड़ियाँ हमेशा चलती हैं, तो बहुत जल्दी एसी की जरूरत पड़ जाती है, चोक हो जाती है, ऑयल चोक हो जाती है। कहीं साफ एनवायरमेंट जो है एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन है, वहाँ चल रही है, तो फिर अच्छा समय चलता है वो, ये होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एसी का तो क्लियर हो गया क्योंकि एसी का फ्लो तो बहुत तगड़ा आ रहा है। हाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इरफान भाई हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने इंजन के बारे में बात करी, गाड़ी की बॉडी, अब इसको हम चला के देखें कि चलाने में कोई आवाज तो नहीं आ रही, गियर लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्लच दबाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो है ना? हाँ। तो उसके लिए थोड़ा मैं चेक करना चाहता हूँ। गाड़ी कभी भी आपकी जब न्यूट्रल पोजीशन में है, आप क्लच लीजिए, क्लच लेने के बाद गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालिए। आप क्लच लीजिए, यहाँ से फर्स्ट गियर में डालिए, एकदम स्मूथनेस में जानी चाहिए, गियर हमेशा स्मूथ जानी चाहिए। हाँ, तो स्मूथ में देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फुल क्लच दबाया, हाँ। क्लच दबाने का जो तरीका है वो पंजे से ना, हाँ, फुल क्लच दबाया और ये गियर लगाने का ये इशारा करा, गियर लग गया, इसका मतलब गियर प्यार से लग रहा, कोई आवाज नहीं है। अब इसको मुझे चला के देखना है, तो आप
10% ही रिलीज कीजिए पहले। हाँ। आपको फर्स्ट स्टेप करना है कि क्लच जो है हमारा 10% रिलीज कीजिए। बस मैंने ये देखो 10% 10% आपने रिलीज की कि गाड़ी हमारी मूवमेंट में आ गई। मोमेंट इसका में मतलब इसकी क्लच प्लेट है, क्लच की हेल्थ एकदम बहुत ही गुड कंडीशन में है। जी राइट, ठीक है ना जी। अब मुझे अगर इसका ब्रेक चेक करना है कि ब्रेक पैड वगैरह जाने वाले या ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कभी भी ब्रेक जब लगाएंगे तो ब्रेक में कोई सीटी जैसी आवाज नहीं आनी चाहिए, करके आवाज नहीं आनी करके चाहिए। आवाज आने लगती है जब ब्रेक रहती है, या ब्रेक यहाँ मारते बहुत ज्यादा दूर जाके अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके देखता हूँ, ये ऐसी देखिए। कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं है और गाड़ी आपकी बहुत होगा 2 मीटर 3 मीटर के अंदर ही कंट्रोल हो जा रही है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ सेकंड थर्ड फोर्थ गियर तक चला के देख लूँ। हाँ आप जरूर चलाइए। सेकंड गियर हाँ, और कोई आवाज नहीं गाड़ी की, पिकअप ले रही है टर्निंग पे पूरा। देखो मैंने टर्निंग लिया, स्टीयरिंग में कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड नहीं एक्सेल में कोई साउंड नहीं है। अब जी। यहाँ से थोड़ा मैं थोड़ा फास्ट करके टर्न करूंगा, जी। एक्सेल में कोई आवाज नहीं, इतने में तो आवाज आ जाती है आवाज अगर कुछ आ ऐसा जाती है। होता तो। जी जी। तो यहाँ पे ये आवाज भी कोई नहीं है आपकी। अब थोड़ा सा मैंने स्पीड में टर्न करा है, हाँ तो ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड गियर तो मैंने चेक कर लिया है, राइट। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको एसी के बारे में बताया, तो देखिए फ्लो जो था, फ्लो बहुत बेटर आ रहा है, बहुत अच्छी कूलिंग कर रही है, ये बहुत ही अच्छी कूलिंग कर रही है। सो आज जो मैंने आपको जानकारी दी है, सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले किन किन पॉइंट्स को चेक कर लेना चाहिए, ये आपके बहुत काम आएगी। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि जो लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, पैसे का नुकसान हो जाता है, कार बाजार वाले उनको फंसा देते हैं, और तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।